अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। मुल्क में आइंदा हुकूमत साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़ जारी है। नून लीग और MQM ने आइंदा इलेक्शन मिलकर लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है, जबकि GDA, फंक्शनल लीग और JUIF से भी मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शहबाज शरीफ की दावत पर MQM के वफ़द ने नवाज शरीफ से मुलाकात की और ये इस अज़्म का इरादा किया गया कि पाकिस्तान को मिलकर दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे और मुश्तरका हिकमत अमली पर भी इत्तेफाक किया गया है इलेक्शन की। इसके अलावा एक 6 रुकनी कमेटी भी कायम करने का फैसला किया गया है जो सिंध के मसाइल को हल करने के लिए काम करेगी। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने यह कहा है कि 1.5 साल कबल MQM से होने वाला जो मुआहिदा था या जो बातचीत थी वो आज तय पा गई है और 8 फरवरी को हम मिलकर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी ने मुखालिफिन को यह पैगाम दिया है कि मुखालिफिन इलेक्शन लड़ें, हम मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या सिंध में पीपल्स पार्टी तनहा मुखालिफिन का मुकाबला करने की पोजीशन में है और क्या सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिलने वाला है इस सियासी इत्तेहाद के बाद। और दूसरी जानिब ये कि सियासी जोड़ तोड़ में किस जमात का पलड़ा भारी है, ये भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने एक बात कही थी आज से 2 से 3 दिन पहले कि जो अगला वज़ीर आज़म है वो पंजाब से नहीं होगा। आया उन्होंने ये बात किस बुनियाद पर की है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे। इसके अलावा गज़ा की सूरत हाल को भी हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। जैसे जैसे ये जंग तवालत इख्तियार करती चली जा रही है, जो सूरत हाल है और जो इसराइल के अज़ाइम हैं वो भी सामने आते चले जा रहे हैं। इसराइल के अज़ाइम वाज़े हुए हैं और इसराइली बमबारी में अब तक जो शहादतें हैं वो 10,000 से तजावुज़ कर गई हैं। गज़ा के मुसलमान महसूर हैं, अस्पताल हों, इमारतें हों, तिब्बी मराकज़ हों, यूनिवर्सिटी हो, हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनाजिर ही देखने में आ रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए ये कह दिया है कि जुनूबी और शिमाली इलाकों को तकसीम करके मज़ीद इलाकों पर हम कब्ज़ा करेंगे और जंग के बाद जो इसराइल की जानिब से ये कहा गया है कि गज़ा की पट्टी पर सलामती की जिम्मेदारी हम संभालेंगे। अब इस बयान के बाद ये वाज़े हो रहा है कि इसराइल के अज़ाइम आखिर क्या हैं। एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसी सूरत हाल पर बात करेंगे कि इस जंग के मुमकिना नताइज क्या हो सकते हैं, इसके अब तक के असरात क्या हैं और अब तक आलमी बरादरी क्या किरदार अदा कर पाई है और ये मसला हल कैसे होगा और अब तक कितना नुकसान फ़लस्तीनियों को उठाना पड़ा है। इससे हवाले से अपने मेहमानों से आज के प्रोग्राम में हम बात भी करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सियासी मंजरनामे में एक जो बड़ी तब्दीली और जो बड़ी पेशरफ्त हमने ये देखी कि मुस्लिम लीग नून और MQM की जानिब से इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि वो आइंदा इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। इस हवाले से कहा मुलाकात भी हुई, जबकि दूसरी जानिब GDA, फंक्शनल लीग और JUIF भी मुस्लिम लीग नून के साथी हैं और ये भी इम्कान है कि वो भी मिलकर इलेक्शन लड़ सकती हैं। लेकिन अब अगर हम मजमूई तौर पर हम ये देखें कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में कौन सी जमात है जिसका सियासी पलड़ा भारी है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने यह कहा है कि सिंध में जो भी जमातें हैं हम उनको वेलकम करेंगे, जो भी मुखालिफिन हैं उनको भरपूर तरीके से वेलकम किया जाएगा, यानी उन्हें किसी किस्म की कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। काशिफ, आइंदा आने वाले इलेक्शन में आप कौन सी सियासी जमात का पलड़ा भारी देख रहे हैं और जो सियासी जोड़ तोड़ चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, इस हवाले से कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा कबलस वक्त है, क्योंकि अभी तो सफ़बंदी हो रही है। अभी तो कल के जो दोस्त थे अब वो सियासी हरीफ बन रहे हैं और एक सफ़बंदी कर रहे हैं। देखें कि कल इलेक्शन का क्या नताइज होते हैं और क्या सूरत हाल इख्तियार होती है। लेकिन मैं आपको ये बात, जिस वक्त तलखी शुरू हुई थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, इसके पीछे ये वाज़े हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून, MQM, फंक्शनल लीग, GDA को मिला के पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाना चाहती है सिंध में और उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करना चाहती है, क्योंकि जो मर्जी कर ले मुस्लिम लीग नून सिंध में वो पोजीशन नहीं रखती जो बहरहाल MQM की है, फंक्शनल लीग की है, ये GDA की है। और बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी की जितनी जमातें हैं उन सबको नून लीग ग्रेजुअली अपने साथ इकट्ठा करेगी। मैंने उस वक्त ये भी कहा था आपको कि मुस्लिम लीग नून वक्त के साथ साथ जैसे चीज़ें आगे जाएंगी तो ये सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद बनेगा, जबकि खुद मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून किसी से कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी।
और यही बात मेरे साथ बैठे हुए मेरे दोस्त हैं उन्होंने भी कही। लेकिन अब जब के एमक्यूएम के साथ उनका शेक हैंड हो गया तो मैं थोड़ा सा आपको माजी की तरफ लेके जाऊं कि ये वही एमक्यूएम है जिसने सबसे पहले मर्दमशुमारी के नताइज को शाया करने की बात की थी। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि एमक्यूएम जो है ये रास्ता हमवार कर रही है इलेक्शन डिले होने का। अब ऐसा ऐसा चीजें अनफोल्ड होना शुरू हो गई। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब इस बात पे कन्विंस है और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इस बात पे कन्विंस कर लिया है कि फ्यूचर की जो गवर्नमेंट है उसमें पीपल्स पार्टी को साथ नहीं रखना, JUIFA को साथ नहीं रखना। अभी JUIFA का फैसला होना बाकी है कि उनके साथ इत्तेहाद होना है या नहीं होना। सो अगर आप उन तमाम डॉट्स को जो माजी में हम हाईलाइट करते रहे मिलाएं तो ये कोई नई चीज नहीं है, एक स्क्रिप्टेड चीज है। अब देखना यह है कि जैसे ये आज इत्तेहाद का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद जरदारी साहब ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने पिछले 8 साल का जो है मामला वो डिस्कस किया कि हुकूमत हो पा रही है या नहीं हो पा रही। मेरा तो सिर्फ एक ही नुक्ता नजर है कि तमाम की तमाम सियासत हसूल इक़्तिदार की गर्ज से हो रही है। कोई अवाम को कोई लॉलीपॉप दे रहा है, कोई अवाम को कोई चूरन बेच रहा है। देखना यह है कि अवाम के लिए सहूलत हो रही है या नहीं हो रही। ना तो 3.5 पौने 4 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो 20 साल दावे किए थे उन्होंने अवाम को खातिर खा कोई सहूलियात दी, ना 16 माह की हुकूमत ने दी, जो 35 साल की हुकूमतें थी उन्होंने दी। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेहतरी कर लेना और फिर जब नाराजगी हो जाए तो फिर उनको केसेस में फंसा लेना, फिर जब राजीनामा हो जाए तो फिर VIP प्रोटोकॉल से मुल्क में वापस लेके आना, ये मुल्क की सियासत में हो सकती है, ये अवाम की बेहतरी नहीं हो सकती। मैं अभी आपको एक और चीज प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ये आप नोट कर लीजिएगा। जैसे माजी मैंने कहा कि नून लीग इत्तेहाद करेगी, पंजाब में भी नून लीग सीट एडजस्टमेंट करेगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ करेगी, काफ लीग के साथ डैम श्योर करेगी कि भले एक नशिस्त पे करे भले 3 नशिस्तों पे करे, इससे ज्यादा की हदूद नहीं है, लेकिन ये होगी। एक अच्छी चीज, नवाज शरीफ साहब चूंकि बदले हुए नवाज शरीफ नजर आते हैं बजाहिर, तो उन्होंने सरदार अयाज सादिक साहब को कहा है कि नून लीग के जो नाराज अरकान है उनको मनाने की मुहिम पे भी निकल पड़े। अब देखिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या करते हैं, देखिए कि चौधरी निसार साहब के साथ भी राजीनामा होता है या नहीं होता, चीजें अनफोल्ड होंगी। लेकिन जरदारी साहब जो है, मेरा ख्याल है कि आज की अनाउंसमेंट के बाद जरदारी साहब ग्रेजुअली अपने पत्ते खेलना शुरू करेंगे और वक्त साबित करेगा कि सियासी तौर पर किसने ज्यादा बेहतर कार्ड्स खेले। ठीक है मुनव्वर, नून लीग सिंध में और पंजाब में किस किस से सियासी इत्तेहाद कर सकती है, और अगर मजमूई तौर पर देखें तो कौन सी जमात का पलड़ा भारी है? अच्छा, शायद मुनव्वर को हमारी आवाज नहीं जा रही है। इम्तियाज साहब, आप क्या समझते हैं? देखें, सियासत में कोई भी चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। MQM माजी में भी इत्तेहादी रही है, मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी की भी रही है और मुस्लिम लीग नून की भी रही है। और MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो हुआ था 92 का, वो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ था, नवाज शरीफ के दौर में हुआ था, वो भी सारी सूरत हाल है, ये अपनी जगह। लेकिन मैं नहीं समझता कि पंजाब में कोई MQM से कराची और हैदराबाद या सिंध कह लें आप, सिंध की सतह पर हो सकती है कि MQM कहते हैं भाई कराची हैदराबाद सक्खर, लेकिन मैं नहीं समझता कि सक्खर के हवाले से कोई इतना एज या सारी कराची हैदराबाद पे सारे बात होगी। और ये होता है सियासत में, सीट एडजस्टमेंट तो नहीं होगी कराची में। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुई तो जहाँ से शहबाज शरीफ ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था उस जगह पर हो सकती है, लेकिन वहाँ अब थोड़े डिवाइड हुए, जो पहले हल्के थे अब चेंज हुए, जो नई हल्का बंदी हुई है उसमें। लेकिन वहाँ से मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो बल्दिया वाली साइड पे कैंडिडेट है और बाकायदा ऐलान किया, सबसे पहले उन्होंने ऐलान किया था कि भाई वो वहाँ से होंगे। अब उसमें वहाँ अगर इफ़ेक्ट करती है शहबाज शरीफ वाली, वो बड़ी पक्की सीट है, शहबाज शरीफ जीते हुए थे वहाँ से, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग खुद वहाँ पर फील्ड में मौजूद थे, तो वो जाहिर है कि नून की सीट है। और कराची में अगर काम करें तो मैं समझता हूँ 4 से 6 नशिस्तें कहीं ना कहीं कर सकती हैं। देखिए, जहाँ MQM, JUI और GDA के साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून को कोई फ़ायदा हो सकता है, ज़ाहिर है कि इसलिए इत्तेहाद हो रहा है, वहीं नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये नफ़े नुकसान का गेम मुस्लिम लीग नून सिंध में खुलकर खेलेगी, क्योंकि उसको कोई परवाह नहीं है कि सिंध में क्या होता है। ज़ाहिर है कि उनके पास इतना माजी में भी कोई ज़्यादा नहीं रहा। 96 में था मेरे ख्याल है 16 या 18 नशिस्तें थी MQM के साथ मिलकर और पीर साहब पगारा साहब के साथ मिलकर, फिर यहाँ पर हुकूमत बनाई गई थी। लियाकत जतोई उसके वज़ीर आला बने थे, मुस्लिम लीग नून उसके ऊपर आई थी और उससे थोड़े दिन पहले पहली एंट्री डाली थी नवाज शरीफ साहब ने।
एज अपोजिशन लीडर, लेकिन बाद में हालात ख़राब हुए थे और फिर आके चीफ एडवाइज़र गौस अली शाह साहब को बनाया गया था और फिर आगे ज़ाहिर है कि 99 का कू हो गया और मुशर्रफ साहब आ गए थे और सारी चीज़ें तलपट हो गई। सियासत में ये सारी चीज़ें होती हैं और मेरा भाई काशिफ जो बात करता है, सियासत होती इक़्तिदार के लिए, इक़्तिदार के बाद ये सारे होते मामला आवाम को बेनिफिशरी किया जाता है, अवाम के बात होती है, अवाम मुतमईन कोई कर सके ना कर सके ये एक अलहदा सवाल होता है। पीपल्स पार्टी का होता है कि जनाब ये 10-15 साल सिंध में रही, क्या दिया, वो अपनी कारनामे बता दें। हाँ। पंजाब में जब आए थे जो साबिक हुकूमत थी, उन्होंने बताया रास्ते बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, इसको तरक्की नहीं कहते, लेकिन उन्होंने खुद खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में यही सारा काम किया था। तो ये सारी चीज़ें मौजूद है, फ़ायदा होता है सियासी जमातों का। यानी आज कोई बता दे ये जो निगरां हुकूमत है, किसी निगरां वजीर के दफ्तर में 5 आदमी पाए जाते हो अवाम के। जब पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, मुस्लिम लीग क्यों हो, ये परवेज इलाही जो आज बंद हुए में, जब ये वजीर आला थे, ये वजीर आला उसमें दाखिल नहीं हो पाते थे, ये पार्किंग में खड़े होकर लोगों के काम कर रहे होते थे, बोनेट पे रख रख के काम कर रहे होते थे। आज कोई है, कोई जाए, कोई जा सकता है। अवामी जमातें, सियासी जमातें जब जब इक़्तिदार में होती हैं, जब जब अपोजिशन में होती हैं या कुछ कर सकती हैं, फ़ायदा होता है अवाम का, लाजमी होता है। और जाहिर है कि इक़्तिदार के लिए सियासत होती है, अब बाहर बैठने के लिए तो नहीं होती ना। सिर्फ 1 मिनट जी मैं सिर्फ बस हद एहतराम एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने तो कभी नहीं कहा कि सियासतदान सियासत ना करें, जमहूरियत के खिलाफ चीज़ें करें। मेरा सिर्फ नुक्ता एक है, आपने जो खुद अपने मुंह से जुर्मे बोले, क्या उनका पासदार बनना है या नहीं बनना? मेरा काम यह है कि मैं सिर्फ आवाम को यह बताता चलूं कि इन्होंने माजी में क्या किया था, अब क्या कर रहे हैं। मसलन ये अपोजिशन में देखें, इन्होंने कहा कि नून लीग ने तय कर लिया किसी से इत्तेहाद नहीं होगा, ठीक है, एमक्यूएम से इत्तेहाद हुआ ना। अच्छा, अब कल तक 1.5 साल क्या भाई क्या बात कर रहे हैं? राना सनाउल्लाह का बयान कब का है? क्या कब बात कर रहे हैं? राना सनाउल्लाह साहब का बयान, चौधरी शाफे साहब, चौधरी सालक साहब का रिकॉर्ड में बयान मौजूद है हजूर। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें कहा हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक कमेटियों की मीटिंग नहीं हुई। अब कैसी बात करें? ये तो अभी होता है यार, सीट एडजस्टमेंट अलग होती है। एक तो खुद का मतलब क्या है आपको सियासतदानों से? नहीं, और सर सियासतदानों से वैर नहीं है, उनके जुमलों से वैर है। आज 3 रुपए 2 से 3 रुपए बढ़ गए डॉलर। अब कौन डॉलर बढ़ गया, जिससे डॉलर कम कराया था वो जिम्मेदार है। बिल्कुल वो जिम्मेदार है जिन्होंने कहा कि हमने डॉलर कम कहा ना। हमने तो कहा भाई डॉलर, हमने तो कहा, लेकिन मुद्दा ये है हजूर, इतनी तो बात आप माने कि भाई कल तक जो बातें करते थे, इक़्तिदार के खातिर कोई असूल नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं, कुर्सी ले लो बस, बाकी बाद में जाएगी। बिल्कुल सही है। सब भाई सियासतदान ऐसी होता है, सियासत ऐसी की जाती है मेरे भाई। वेट कर रहे हैं उनसे उनका हम नुक्ता नजर लेते हैं। मुनव्वर साहब, पंजाब में और सिंध में नून लीग क्या सियासी जोड़ तोड़ कर रही है? अच्छा शुमाइला, मैं आमतौर पे इस डिबेट में कंट्रोवर्सी वाली बात में आता नहीं है, वजाहत भी नहीं देने की कोशिश करता, लेकिन ये चूँकि अब मेरे भाई ने दूसरी दफ़ा इसी प्रोग्राम में ये बात कर दी है तो मुझे इसकी मेमोरी रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। मैंने ये बात कही थी मैंने ये बात कही थी कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून किसी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करने नहीं जा रही, और पंजाब में इत्तेहाद न होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो सिंध में नहीं कर रही या केपी में नहीं कर रही। और आप ही के शो में मैंने ये बात की थी कि मुस्लिम लीग नून सिंध और केपी में अलाइंस करेगी। अब ये दो मुख्तलिफ बातें, अगर आप इनको इसकी जो मिथ है इसको समझे बगैर कमेंट कर दें तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी नाइंसाफ़ी वाला मामला है। आप पहले बात को समझें, उसके बाद उसके ऊपर कमेंट करें। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि अगर मुस्लिम लीग नून को वाज़े अक्सरियत नहीं मिलती तो फिर उस सूरत में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शायद ना हों। ये मेरे अल्फाज थे। अब मेरी इस बात को ट्विस्ट करके किसी और तरीके से पेश करना, ये मैं समझता हूँ कि ये सहाफ़ती बददियानती है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ जो मैंने कही थी, और मैं ये बात रिपीट करने जा रहा हूँ
कि मैंने पहले भी ये कहा था, अब फिर करूं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में किसी के साथ सियासी इंतखाब नहीं करेगी, अलबत्ता सीट एडजस्टमेंट करेगी। और वो मुस्लिम लीग काफ के साथ 2-3 सीटों पे उनका ये इत्तेफाक होगा और इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी के साथ 2-3 सीटों के ऊपर उनका इत्तेफाक हो सकता है। उसकी बड़ी वजह इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी के जो सदर हैं इस टाइम पे, वो जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब के क्लास फेलो हैं, दोनों जीसी कॉलेज में इकट्ठे पढ़े हैं, इसलिए उनकी सीट के ऊपर इत्तेफाक होगा। फिर ये बहावलपुर के इलाके में वहाँ पे जो चेयरमैन साहब है इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी के, उनके साथ ये सीट एडजस्टमेंट का मामला हो सकता है कि वो मुस्तकबिल की उनकी इत्तेहादी जमात है। केपी में बिल्कुल मुस्लिम लीग नून JUI के साथ इत्तेहाद करेगी और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है वो उनको हासिल हो सके। जो मनसेरा का बेल्ट है वहाँ पे चूँकि मुस्लिम लीग नून का वोटर बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे ये अलायंस नहीं होगा। लेकिन जो पश्तून बेल्ट की है वहाँ पे वो JUI का वोट ज़्यादा, दूसरी जमातों का वोट है, तो वहाँ पे ये अलायंस करेंगे ताकि सीट एडजस्टमेंट करेंगे ताकि वहाँ से इनको ज़्यादा कामयाबी नसीब हो सके। तो ये वाला मामला था। अभी भी ये चीज़ें इसी तरह चल रही हैं जिस तरह आज भी जो हुआ अलायंस, वो सिंध में अलायंस की बात हुई है कि मुस्लिम लीग नून और MQM सिंध में मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी और इस बात का फैसला 16 माह पहले हो गया था। तो ये वाली बात को मिक्सअप करके ये पेश करना, तो मुझे नहीं लगता ख्वाजा साहब ये कोई मुनासिब चीज है। एक मिनट, ये इलेक्शन का मैदान खुला है, जो भी पार्टी आएगी, ठीक है, जो अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेगी, वो बिल्कुल हुकूमत बनाने का उसे हक हासिल होगा। और फिलहाल मुस्लिम लीग नून जो है उसको पंजाब में चूंकि किसी किस्म का चैलेंज दरपेश नहीं है, तो उन्हें वाज़े मेजॉरिटी मिलने के बहुत इम्कानात हैं। ठीक है शुमाइला, काशिफ क्या शिकवे का जवाब देंगे? मैं शिकवे का जवाब ये है कि ये लास्ट वीक के प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था कि अलीम खान और उनके MPs रिकॉर्ड पे है, तारक बशीर चीमा साहब उनके MPs, चौधरी शालिक हुसैन और उनके MPs, और इनके साथ सीट एडजस्टमेंट होगी। तो मेरे भाई मुनव्वर भट्ट साहब ने कहा कि इस तरह की इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। मैं उनको मशकूर हूं कि आज उन्होंने मेरी उस खबर को कंफर्म कर दिया। दूसरी बात, जहां तक इत्तेहाद की बात है, तो मैंने कहा था कि राना सनाउल्लाह साहब के बयान है। मुनव्वर, आप मेरी बात सुने, एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हो यही टॉपिक हमारा अगले सेगमेंट में भी है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। और ये भी हम बात करेंगे कि मुस्तफा कमाल ने कहा है कि इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं है बल्कि लोगों के फायदे के लिए है। क्या ऐसा होगा या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इलेक्शन 2024 की तैयारियां हैं और बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद कायम होने जा रहा है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिलने वाला है आइंदा इलेक्शन में? मुनव्वर साहब क्या समझते हैं? देखिए शुमाइला, पहली बात मुझे फिर क्लियर करने का मौका दे। ये मेरे दोस्त ने फिर ये अपनी तरफ से एक चीज़ जो है ना वो पेश कर दी है। क्या ये इन्होंने पहली दफ़ा ये बात की थी या उससे बहुत पहले, चंद माह पहले में ये बात की थी कि मुस्लिम लीग नून PMLQ और IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी? इस सीट एडजस्टमेंट का मामला या वो इंतखाबी इत्तेहाद का मामला, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। इनको इस तरह ना पेश करें कि जिस तरह वो नई चीज़ आ गई। उस टाइम पे तो ये किसी के वहम गुमान में भी नहीं आ रहा था कि भाई क्या होगा या क्या नहीं होगा। और ये वाली इन्होंने ये बात की थी कि इंतखाबी वो इत्तेहाद होगा, तो मैंने उसको कंट्राडिक्ट किया था कि भी इंतखाबी इत्तेहाद की मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद करेगी। सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी इत्तेहाद दो मुख्तलिफ चीज़ें हुआ करती हैं। तो ये वाला मामला था। अभी आप अपने सवाल पे आ जाए तो फिर मैं उसके ऊपर मुनव्वर, सवाल ये है कि बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद जो कायम हुआ है, मुलाकात भी हुई है नून लीग की, तो क्या पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिलने वाला है आइंदा इलेक्शन में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पीपल्स पार्टी की सिंध में वही हैसियत है जो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हैसियत है।
तो यहाँ पे अगर कोई इत्तेहाद बनता भी है जिसकी वो शेप मुमकिन तौर पे कोई हो भी जाए, तो वो उस इत्तेहाद से अपना मुस्लिम लीग नून को तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये साउथ पंजाब की बेल्ट में पीपल्स पार्टी काफ़ी मुतहरक है और वहाँ पे उन्होंने पीटीआई के कुछ लोग उनको अपनी जमात में शामिल भी किया। इसके अलावा आईपीपी के कुछ लोग आए थे और दूसरे जो उनके अपने पुराने वर्कर जो एक सियासत से लाताल्लुक हो चुके थे उनको भी उन्होंने शामिल किया। छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ भी उनकी मीटिंग्स हुई हैं ताकि वो एक अपनी कुछ चंद सीटें जो है साउथ पंजाब के अंदर वो निकाल ले। जब यहाँ पे लाहौर में पीटीआई ने इलेक्शन का बाइकआउट किया था तो पीपल्स पार्टी ने कुछ 30,000 के करीब वोट ले लिए थे बाई इलेक्शन में, तो उस पर उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की थी कि वो पीपल्स पार्टी के जियाले जो है ना वो जाग गए हैं। तो इस तरह की सूरत हाल हुई थी, लेकिन ये नहीं देखा था कि मुखालिफ फरीक ने 1.5 लाख से ज़्यादा वोट लिए। तो ये वाला इस तरह का होगा मामला। तो यहाँ पे आईपीपी ने चूँकि पीटीआई के काफ़ी लोग जो हैं उनको शामिल कर लिया, तो पहले जो उनकी पोजीशन थी वो उस तरह की अब नहीं रही। अब रावलपिंडी की खुली हमायत उनके साथ नज़र आई है लोगों को, और यही हमायत बहुत से हलकों में नून लीग के लिए भी है। तो मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए पिंडी जो है वो बहुत अहम रोल अदा करता है। तो इस टाइम पे अगर पिंडी नून लीग के साथ नज़र ना आ रहा होता तो कभी भी आसिफ अली जरदारी साहब शिकवा शिकायत ना करते। और मोहतरम बिलावल साहब ने भी जो बात की लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड यही थी। और क्या उनको पंजाब में उन्होंने सीटें लेके देनी है, यानी उनको ये लग रहा था कि भी टिल्ट दूसरी तरह जा रहा है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला था। तो पंजाब में फिलहाल मुझे इस टाइम तक मुस्लिम लीग नून को कोई बहुत बड़ी अपोजिशन नज़र नहीं आ रही, और मुझे ये गुमान है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर लेगी। और पंजाब में अगर वाज़ेह अक्सरियत उनको मिलती है तो यकीनी तौर पे इस्लामाबाद में भी वो वाज़ेह अक्सरियत में ही होंगे। पंजाब की सीटें और बाकी सूबों की सीटें जो है बड़ा डिफरेंस रखती हैं, उसकी वजह से ही मुस्लिम लीग नून जो है वो मरकज़ में हुकूमत बनाने की प्लानिंग करके बैठी हुई है। हो सकता है उनका ये ख्वाब सच्चा हो जाए और हो सकता है कि अवाम किसी और को मुंतखब कर ले, लेकिन फैसला तो बहरहाल अवाम ने करना और बैलेट पे होना। बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज साहब, आप क्या समझ रहे हैं, टफ टाइम मिलने वाला है पीपल्स पार्टी को सिंध में? हर एक को क्या नून को टफ टाइम नहीं है इस वक्त? जो अगर टफ टाइम नहीं होता तो ये JUI MQM और फला से क्यों बात है? सियासतदान और उसकी सियासी जमात को हमेशा टफ टाइम होता है, और उसी की वजह से वो स्ट्रगल में रहते हैं, उसी की वजह से सीखते हैं, उसी की वजह से एक दूसरे के पास जाते हैं, उसी की वजह से इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। टफ टाइम कुछ भी नहीं होता, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स होता है। इत्तेहाद ये माजी में भी रहा है, इत्तेहाद ये माजी में भी रहा है, और यही पीर पगारा साहब होते थे उस वक्त, जो बड़े पीर, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, शाह मर्दान पीर पगारा साहब, उस वक्त भी इनके साथ होते थे नवाज शरीफ के साथ। MQM भी नवाज शरीफ के साथ होती थी, ये सारे होते थे। पीपल्स पार्टी इधर अलहदा होती थी। नवाबजादा नसरुल्लाह जब जिंदा थे तो एक मरतबा पीपल्स पार्टी के साथ थे, दूसरी मरतबा एक मरतबा वो नवाज शरीफ साहब के साथ भी थे। ये देखें आप, बनते बिगड़ते सियासी ताद होते हैं सियासत में इस तरह के। अब जैसे आज आसिफ जरदारी साहब ने, देखें हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वजह से नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब के साथ थोड़ा बहुत वक्त गुजारा, तो जो जुमले का इंतखाब, इवन ये कि किस सियासतदान की कौन सी तबीयत ख़राब होती है वो भी मैसेज होता है, और उसके पास कौन क्या चीज़ लेके अयादत के लिए जाता है और कौन लोग साथ होते हैं, ये भी हमने सीखा। क्योंकि कराची प्रेस क्लब वो जगह है, उसके कमेटी रूम में MRD तहरीक बनने का जन्म हुआ था कि MRD बनाई जाएगी। उसके लिए नवाबजादा, हमारे सीनियर्स बताते हैं उस वक्त जाहिर है कि जी नवाबजादा नसरुल्लाह है, ज़ियाउल हक का दौर था, किसी को एक दूसरे से मिलने की इजाज़त नहीं थी, नुसरत भुट्टो साहिबा आ गई, वहाँ पे बात हो गई, फिर एक तबीयत ख़राब हो गई नवाब साहब की अयादत के लोग। ये पॉलिटिकल रेसिपी है ये सारी। आज आसिफ जरदारी ने कहा कि ये लोग सुन लें कि जनाब माशाल्लाह, ये वो दौर नहीं है कि माशाल्लाह आप आसानी से लगा दें, तो क्या माशाल्लाह के इम्कानात हैं? क्या माशाल्लाह लगने वाला है? क्या इतने हालात ख़राब हो गए? ये गेम होती है। और जो आसिफ जरदारी ने एक बात कही थी कि आप 3 साल के लिए आते हो, हम हमेशा के लिए होते हैं।
और ये कब कही थी, ये भी सबको सब पता है। लोग फिर उसको बनाते हैं कि ना यार ये कहाँ गए, आप उसके साथ मिल गए हो गए। भाई आप जब वर्कर्स के सामने होते हैं, वर्कर के आगे होते हैं, क्या ये बिलावल भुट्टो या आसिफ जरदारी ये बोले कि जनाब हमने नवाज शरीफ को पीर मान लिया, इनके पास ही जाएगी हुकूमत, उनके वर्कर क्या कहेंगे? ओ भाई आपने भी तो काम करना है ना, आपने भी आगे बात, कोई टफ टाइम किसी को नहीं है और सबको टफ टाइम है। ठीक है। वो मुस्लिम लीग क्यों जो परवेज मुशर्रफ के दौर में सवा नेज़े पे इख्तिदार होता था, आज कहाँ बैठे हुए? क्या सारी सूरत हाल है। लेकिन एक बात और बताऊं आपको कि ये जो एक्टिविटी चल रही है, जो जैसे आगे सारे आ रहे हैं, एमक्यूएम के अंदर भी थोड़ी बड़ी बातें चल रही हैं आपस में भी कि फला क्यों एक्टिव है, फला क्यों एक्टिव है। और जब सिंध में, अब आप इसको थोड़ी सी रेसिपी देख लें, मुस्लिम लीग नून, JUI और ये अपना जो GDA में क्या है जी, मुस्लिम लीग फंक्शनल है, ठीक है, मुस्लिम लीग फंक्शनल है, पीपल्स पार्टी है, ये जो सफदर साहब वाली और अवामी तहरीक है। अगर ये आपस में मिलेंगे, MQM और नवाज शरीफ और GDA मिलेगी, तो सिंध के लोग क्या सपोर्ट करेंगे इनको? कभी भी नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून जवाब देने के अंदर परेशान हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें चलती है। इस पर काशिफ का मौक़िफ़ है। क्या काशिफ आपको क्या लग रहा है, वाकई टफ टाइम मिलने वाला है, या जैसे कि इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि टफ टाइम है भी और नहीं भी तमाम सियासी जमातों के लिए? देखिए, इम्तियाज़ भाई तो सीनियर आदमी है, इन्होंने तो बड़े बड़े इत्तेहाद बनाए हैं प्रेस क्लब में और उसे इन्होंने तज़किरा भी किया। मैं तो सादा सी रेसिपी जानता हूँ जी पाकिस्तान के इक़्तिदार की। दो मेन जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग। पीपल्स पार्टी सिंध में मजबूत है, ये जरदारी साहब की कामयाबी है कि उन्होंने सिंध में किसी दूसरी सियासी जमात को पनपने नहीं दिया, नीचे से अवाम से लेके ऊपर तक। दूसरी है मुस्लिम लीग नून। अब इन दो सियासी जमातों में दौड़ लगी हुई है, जिसके पास कौमी असम्बली की अक्सरियती नशिस्तें होंगी वो बाकी छोटी बड़ी जमातों को मिला के इत्तेहाद बना लेगा और इत्तेहाद बना के वो हुकूमत में आ जाएगा। सिंध की कोशिश, पीपल्स पार्टी की कोशिश ये है कि सिंध तो मेरे पास सस्टेन होगा ही होगा, उसके बाद मैं मरकज़ भी साथ लूँगा। नवाज लीग की पहली और फॉरमोस्ट कोशिश पंजाब अपने पास लेना है, मरकज़ मिलता है या नहीं मिलता उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, गलत हो सकती है। अब मसला ये है कि पीपल्स पार्टी अपना दावपेच लगा रही है, नून लीग अपना दावपेच लगा रही है, इसीलिए ये प्री इलेक्शन इत्तेहाद हो रहे हैं। एक होता है आफ्टर इलेक्शन इत्तेहाद, जिसमें आप इत्तेहादी पार्टियों को मिला के आप हुकूमत बनाते हैं। ये प्री इलेक्शन इत्तेहाद है। कम अज कम मैंने तो इससे पहले ये नहीं देखा कि MQM ने 2018 के इलेक्शन में या 13 के इलेक्शन में प्री इलेक्शन इत्तेहाद किया हो, बावजूद इसके कि वो सिंध में सियासत कर रहे हैं। अब जब नून लीग ने अक्सरियत पार्टी बन गई तो वो मरकज में आ जाएगी। पीपल्स पार्टी अपने आप को अक्सरियती पार्टी बनाने के चक्कर में है, क्योंकि इन सबका आपस में ये इत्तेहाद था कि हम सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध में क्वेश्चन देगी नून लीग को, और नून लीग पीपल्स पार्टी को पंजाब में क्वेश्चन देगी। अब पंजाब में नून लीग को टफ टाइम सिर्फ एक जमात दे सकती है, उसका नाम तहरीक इंसाफ है। मैं तवातर से ये बात कह रहा हूं, अगर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जो कि वो करेगी, और बैलेट पे बल्ला हुआ, तो फिर नून लीग के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। अगर तहरीक इंसाफ पंजाब से 25 से 3 नशिस्तें लेने में कामयाब हो गई किसी भी तरीके से, तो ये बात फिर लिख लीजिए कि PTI जो है वो जो मर्जी कर ले, वो नून के साथ नहीं बैठेगी, वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठेगी। और मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि मुझे फ्यूचर में पीपल्स पार्टी और PTI की पिंगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी बारीक डेवलपमेंट हुई है कि नून लीग की तरफ से, अगर मैं गलत हूं तो भट्ट साहब मुझे तस्दीक कर दें, कि नून लीग ने यह ऐलान किया है कि बाशमूल तहरीक इंसाफ की जो बाकी ईमानदार क़यादत बाहर मौजूद है, उनके साथ मिलकर तमाम सियासी जमातों को एंगेज करना चाहते हैं। ठीक, ये बड़ी डेवलपमेंट है। क्यों करना चाहते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या, उस पर आप किसी और दिन डिबेट रख ले, मैं करने को तैयार हूं। ठीक है, मेरा सिर्फ नुक्ता ये, और आखिर में सिर्फ मैं, दोनों मेरे सीनियर है बतौर तालिब इल्म, मुझे सिर्फ ये बता दे कि इंतखाबी इत्तेहाद में और सीट एडजस्टमेंट में क्या फर्क होता है। थैंक यू। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो गजा की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। गजा की पट्टी पर कब्जे का मंसूबा है, इसराइली वज़ीर आज़म का ये ख्वाब क्या कभी पूरा हो पाएगा, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।
वेलकम है कि इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है कि हम जंग के बाद इसराइल गज़ा पट्टी की सलामती की जिम्मेदारी संभालेगा, तो अज़ाइम तो और वाज़े होते चले जा रहे हैं कि वो मुकम्मल तौर पर गज़ा पर कब्ज़ा करना चाहता है, इसीलिए इतनी वहाँ पर कत्ल गारतगरी की जा रही है। इम्तियाज़ साहब, आपको क्या लगता है कि इसराइली वज़ीर आज़म का ये ख्वाब कभी पूरा हो पाएगा? देखिए, माजी के हवाले से जो भट्ट साहब भी कहते हैं, इब्तिदाई मैं भी इस बारे को मैं कहता रहता हूँ कि माजी में जब जब एग्रेशन हुई है, जब जब ये झगड़े हुए हैं, इसराइल की जो हजम में इजाफ़ा हुआ है, रकबे में इजाफ़ा हुआ है, इसका माजी गवाह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी एक, वो जो मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था कि एक ज्यूश जर्नलिस्ट था, उसने किताब लिखी, उसमें उसने कहा कि गाज़ा को कब्ज़ा नहीं करेगा इसराइल कभी भी। जो वेपन्स बनाता है नए नए, चाहे वो बायोकेमिकल वेपन्स हो या किसी भी किस्म के केमिकल वेपन्स हो, उसको वार टेस्टेड करने के लिए, स्टैम्प करने के लिए वो गाज़ा को लाइव रखेगा। उसके लिए वो, ये भी माजी इसका भी गवाह है कि अटेम्प्ट होते हैं, बार बार अटेम्प्ट होते हैं और फिर वो जंगबंदी होती है, वापसी हो जाती है। ये तो एक वो है कि जो माजी के हवाले से। लेकिन अब यहाँ नेतन्याहू जो है, उसका भी अपना एक मसला है कि जाहिर है उसके खिलाफ करप्शन के मामलात हैं, उसके फैमिली के खिलाफ करप्शन के मामलात हैं। अब उसको वो कैसे मेकअप करेगा? अब उसको वो इसको जो है यहाँ पे फेस सेविंग करने के लिए वो ये सारी चीज़ें चल रहा है। इस वक्त जो अपोजिशन में जो है, जो अपोजिशन है वो उसके डेड अगेंस्ट है, जो इंतहा पसंद ज्यूश है उसको उन्होंने साथ मिला के हुकूमत बनाई है। तो ये सारा उसमें चल रहा है। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं, जो तवालत हो रही है, उसमें अब इसराइल है कि शायद जो इसराइल की प्लानिंग थी उससे वो निकल गए, उससे आगे निकल रहे। और बाकी जो काशिफ बात कर रहे थे, मैं एक बात और भट्ट साहब ने भी कहा था, जब नॉमिनेशन पेपर फाइल होंगे ना शुमाइला, तो आप देखिएगा कि पीटीआई की बाज शख्सियात, बाज अहम शख्सियात भी जो है और नवाज शरीफ से आपको हाथ मिलाते हुए उस वक्त नजर आएंगी। और एडजस्टमेंट और इत्तेहाद में बहुत हो सकता है हम गलत एक्सप्लेन करें, हाँ, फर्क होता है। इसका जवाब तो हम कभी ना कभी लेंगे जरूर। काशिफ, आप क्या समझते हैं, क्या ये ख्वाब पूरा होगा इसराइली वजीर आजम का? शुमाइला, 7 अक्टूबर को ये मामला शुरू हुआ था गजा का, और आज 1 माह हो गया और निहत्ते फलस्तीनी हमास के लोग वो अपनी जितनी अल्लाह ने उनको ताकत दी है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन आज तक इसराइल अमेरिका की पूरी सपोर्ट के बावजूद अपने मगवी बाजियाब नहीं करवा सका। और यही शर्त तो आयद की है, यही तो शर्त है। और 10,000 से जायद बच्चे, बूढ़े, जवान, खवातीन जो है वो बमबारी का शिकार हो गए। अल्लाह उनको के गरीक रहमत करे। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे कोई शक नहीं है मोदी और नेतन्याहू का एक जैसा माइंडसेट है। अगर नेतन्याहू ने अपने इख्तिदार को तवालत देनी थी तो उसने ये इंसर्जेंसीज कर दी। अब जब तक ये मामला ठंडा नहीं होगा तो नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है वो आगे पीछे नहीं होगी। और मोदी ने भी जब इंडिया में इख्तिदार को जीता या इख्तिदार को मजबूत किया, इसने पाकिस्तान के साथ कंट्रोवर्सी शुरू की और पाकिस्तान के ऊपर खुद प्रॉक्सी के जरिए कोई ना कोई इल्जाम लगाया, अपने ही लोगों की इंसर्जेंसी कराई और फिर उसके बाद एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं को मिला के अपने इख्तिदार को तवालत दी। सो ये जो है ये नेतन्याहू और मोदी का एक ही माइंडसेट है। और मैं ये समझता हूं कि जिस ज्यादा तरीके से इनकी सफारतकारी जमीन बोस हो रही है इसराइल की, इनके आफ्टर शॉक्स भी एक वक्त आएगा कि आएंगे और इसराइली पॉलिटिशियन नेतन्याहू को इसका मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे। ठीक है, इस पर मुनव्वर का मौक़िफ़ लेंगे। जी मुनव्वर। देखिए शुमाइला, मैं पहले भी इस खदशे का इजहार कर चुका था कि जैसे ये जंग बंदी के मामला करीब आएंगे तो इसराइल का बॉर्डर तो सी हो जाएगा। और आज नेतन्याहू ने बता दिया है कि वो गजा के एक हिस्से को वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस लगा के अपना बॉर्डर एक्सटेंड कर रहा है। तो ये वाला मामला हो गया। और दूसरा, अब जो सुलह की बात हो रही है, जंग बंदी की बात हो रही है, अगर इसराइल को मार पड़ रही है तो फिर उसे जंग बंदी की अपील क्यों की जा रही है? तीसरी बात यह है कि इसराइल जो है वो उसको एक बहाना चाहिए था जो कि हमास ने ये फराहम कर दिया, उसको बहाना, और उसके बाद उसने ये वाली जंग छेड़ के तो अपने बॉर्डर्स की तोसीह कर ली और आगे भी प्लान दे दिया कि वो इससे आगे भी जा सकता है। तो ये गाजा वाला मामला, ये अल्टीमेटली ये सारा इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन को हुआ। और जो लोग जो ग्रुप ये तवक्को कर रहे थे ईरान उनकी हमायत में फ़ौज यहाँ पे ले आएगा
वो लेबनान की फौज आ जाएगी और फिर दूसरी फौजें इस्लामी मुल्कों से आ जाएंगी। तो मैं बड़े अफसोस से ये बात कर रहा हूँ कि उनके ये सारे ख्वाब जो है ना वो दुरुस्त साबित नहीं हुए और किसी मुल्क ने वहाँ पे फौज भेजने की तौफीक नहीं की और ना ही शायद वो भेज सके। अलबत्ता अमेरिका ने अपनी एटमी जो थी आबदोज वो वहां पे चार लगा दी कि आ जाए जिसने इजराइल के साथ लड़ाई करनी है आ जाए, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ। और इस्लामी दुनिया वो अब सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे बात कर रही है कि दुनिया भर में एहतजाज भी किया जा रहा है। हाँ, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन क्या किसी ने इजराइल को लगाम डालने के लिए जंग का ऐलान किया? सही, ठीक है, उससे अपील की जा रही है कि वो जंग बंदी कर दे, अपीलें की जा रही है, मुतालिबात किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ किया नहीं जा रहा है। मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। दुनिया भर में इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है, लेकिन इसराइल अपनी ढिठाई पर बरकरार है। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।